नमस्कार दोस्तों। आज सुबह का द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं जिसका टाइटल है अ फेरीलेस स्टेलमेट। अब ये आर्टिकल लिखा हुआ है रसिया और यूक्रेन के वॉर के ऊपर। जो रसिया और यूक्रेन की जो वॉर है क्या है, अब एक बीरबल की खिचड़ी बन गई है, ना ही इसका कोई अंत दिख रहा है। तो इसका टाइटल है अ फेरीलेस स्टेलमेट। देखो, पेरिलस होता है आपका, पेरिल नाम के वर्ड से बना है पेरिलस। पेरिल होता है डेंजर, खतरा, और पेरिलस होता है जो खतरे से भरा हुआ हो। एक ऐसी डेंजरस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति जो गतिरोध वाली जो स्थिति बनी हुई है, एक गतिरोध जिसमें कोई ग्रोथ ना हो, ना ही वो कोई ख़त्म होने वाली कोई स्थिति हो, इसको कहते हैं स्टेलमेट, जहाँ में विकास वहीं के वहीं रुका हुआ हो। एक स्टेलमेट वाली जो बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी हुई है रसिया और यूक्रेन की वॉर पर। जो रसिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसमें क्या है कि ना तो वो ख़त्म होती दिख रही है और ना ही उस पर किसी की जीत होती दिख रही है, रसिया जीतता हुआ दिख रहा है। तो इसी पर आज का ये आर्टिकल बेस्ड है। चलो इसका ये टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कम्युनिकेशन लाइंस बिटवीन मॉस्को एंड कीव शुड बी केप्ट ओपन। जो कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं, जो वार्तालाप की जो बातचीत जो होती है, जो टॉक्स होती है बिटवीन मॉस्को और कीव के बीच में, इसको शुड बी केप्ट, कैसे रखा जाना चाहिए, खुला रखा जाना चाहिए। जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, जो बातचीत की जो बातचीत है इनके बीच में, मॉस्को और कीव के बीच में चलती रहनी चाहिए। अगर इनके बीच में वार्तालाप भी बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन भी, तो क्या है, एक वॉर और ज़्यादा खतरनाक फॉर्म ले लेगी और ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेगी। तो ये देखो, शुड बी केप्ट आपका क्या है, यहाँ पर ये पैसिव में बना हुआ है। जब भी मॉडल वर्ब के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या होता है, पैसिव। और ये कम्युनिकेशन लाइंस आपका सब्जेक्ट है और शुड बी केप्ट आपकी वर्ब है। अब देखो यहाँ पर जो पेरिलस और एक स्टेलमेट, इन देखो दो सब वर्ड को मैं आपको दिखाता हूँ। ये फेरिल होता है जिससे बना हुआ है आपका पेरिल से पेरिलस। पेरिल देखो नाउन होती है जिसका मतलब होता है डेंजर, खतरा, और पेरिलस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डेंजरस, जो खतरे से भरा हुआ हो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, प्रेकेरियस, और ये आपके फ्रॉड, दो इसके साइनोनियम्स हैं ये पेरिलस के। अब ये स्टेलमेट क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें ना तो कोई विकास होता दिखे और ना ही उसको कोई अंत दिख रहा हो, उसको कहते हैं स्टेलमेट वाली स्थिति। बहुत ही ज़्यादा मतलब, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे आपकी गाड़ी कभी कहीं दलदल में फंस जाती है तो गाड़ी के टायर क्या हैं, वहीं पर वहीं स्लिप करते रहते हैं, ना तो वो आगे बढ़ती है और ना ही उनमें कोई मूवमेंट होता है, ना ही वो बैक होती है। तो उसको कहते हैं एक स्टेलमेट वाली स्थिति पैदा हो गई है, वहाँ पर ना आगे ना पीछे, वहीं के वहीं एक ठहराव की स्थिति बनी हुई है, उसको कहते हैं डेडलॉक। उसी को स्टैंड स्टिल और स्टैंड ऑफ, ग्रेडोलॉक और इम्पास, इसको कहते हैं गतिरोध। ठीक है, अब अपना आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। सारे आर्टिकल में मैंने सब्जेक्ट और वर्ब को मार्क किया हुआ है। जो आपके रेड हैं वो सब्जेक्ट है और आपके जो ब्लू कलर है वो आपकी वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन लाइंस। तो रेड और ब्लू कलर यहाँ पर दिया हुआ है। चलो कंटिन्यू करते हैं। 6 months after Russia began its invasion of Ukraine, the conflict seems to have entered a dangerous stalemate. अब देखो, 6 महीनों के बाद में, अब किसके 6 महीनों के बाद में, कहाँ पे बात कर रहा है, जो रसिया ने बिगेन किया था, शुरू किया था, उसके 6 महीने के बाद क्या शुरू किया था इसने अपना आक्रमण, और कहाँ पर शुरू किया था, इन्वेजन ऑफ पर यूक्रेन के ऊपर। जो यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण शुरू किया था उसके 6 महीने के बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, संघर्ष, जो वॉर है, झगड़ा, ये सीम्स होता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है, ये एंटर कर चुका है, टू हैव एंटर कर चुका है। कहाँ पर एंटर कर चुका है, ये एक प्रवेश कर चुका है एक बहुत ही खतरनाक गतिरोध वाली स्थिति में। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, रसिया आपकी सब्जेक्ट है और ये आपका वेगेन क्या है, ये बी सेकंड फॉर्म है, ये आपका जो फर्स्ट में बिगेन की सेकंड फॉर्म है, और जो कन्फ्लिक्ट इसकी वर्ब है, ये सीम्स होता है, दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है।
और देखो ये क्या है आपकी टू हैव एंटर्ड, ये आपका जो एक सिंपल इन्फिनेटिव और एक होता है आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो सिंपल इन्फिनेटिव क्या दिखाता है, जो पेंडिंग एक्शन होता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव दिखाता है जो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। तो ये सिंपल इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू प्लस के बेस फॉर्म, और जो परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है हैव प्लस के B3। तो यहाँ पर ये परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज किया है। अब देखो ये कह रहा है यूक्रेन रेसिस्टेड द रसिया अटैक वेल फोर्सिंग द इन्वेडिंग troops to retreat from around Kiev, its capital, and Kharkiv, the second city. But in the east and south, it lost swathes of territories. अब ये बात कर रहा है कि जो यूक्रेन ने रेसिस्टेड किया है, प्रतिरोध किया है, रसिया का विरोध किया था, जो उसको रसिया को रोका था, प्रतिरोध किया था अटैक का, जो रसियन के जो आक्रमण हुए थे उनको क्या किया था, प्रतिरोध किया था यूक्रेन ने बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसने फोर्स करते हुए, किसको फोर्स करते हुए, रसियन ट्रुप को। तो रसियन ट्रुप को फोर्स करते हुए कि जो इन्वेडिंग जो ट्रुप्स थी, जो रसियन की जो हमला करने वाले जो फौजी थे, जो सैनिक थे, उसने रिट्रीट करने के लिए, उसे वापस करने के लिए, मूव बैक करना होता है रिट्रीट करने के लिए, फ्रॉम से अराउंड जो कीव, और उसकी जो कैपिटल है उसकी कैपिटल जो कीव है उससे, और जो खारकीव उसकी जो सेकंड सिटी है। तो उसने बहुत ही अच्छी तरह से जो यूक्रेन ने रसिया के जो अटैक का बहुत अच्छी तरह से उसने प्रतिरोध किया है, उसका जो रेसिस्टेंट किया था, उसको रोका था। और इसने ये चीज़ भी, इसको ये फोर्स कर दिया था, इसको जो इन्वेडिंग ट्रूप्स थी, जो रसियन की जो फौज थी, उसको वापस करने के लिए अपनी जो कीव, उसकी जो कैपिटल है, और दूसरी सिटी थी खारकीव से। बट हुआ क्या था, लेकिन इन द ईस्ट और साउथ, पूर्व और पश्चिम में इसने खो दिया था, लॉस्ट करना, खो दिया था। स्वेट्स होता है जो भूभाग है ऑफ का, जो टेरिटरीज के जो भूभाग को इसने खो दिया था। कहाँ पर खो दिया था, जो साउथ और ईस्ट में। ये साउथ और ईस्ट में जो बहुत ही ज़्यादा मुख्य जो भाग होता है उसको कहते हैं स्वेट्स को, अपनी टेरिटरीज के जो स्वेट्स से उसको खो दिया था। यहाँ पर देखो 8 है, इसकी बर्फ क्या है, लॉस्ट है। और यहाँ पर यूक्रेन की बर्फ है जो रेसिस्टेड, उसने रेसिस्टेड किया था। जैसे आप किसी चीज़ को रोकने के लिए उसका प्रतिरोध करते हो, आप उसको रोकते हो, तो ये वही है रेसिस्ट। अब ये कह रहा है द वॉर सीम्स टू हैव स्ट्रेंथन द ट्रांस अटलांटिक अलायंसेस। अब जो वॉर है, जो युद्ध है, वो सीम्स होता है कि ये और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, स्ट्रेंथन और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। किसको मजबूत बना रहा है, टू हैव स्ट्रेंथन कर रहा है ट्रांस अटलांटिक जो अलायंस है, ऐसे उसको कहते हैं नाटो को। अब ये नाटो को कैसे मजबूत होता दिखाई दे रहा है कि अब ये बता रहा है उसके बारे में आगे, क्या जो वॉर है इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये नाटो को और ज़्यादा मजबूत बना दिया। कैसे बना दिया है, अब देखो यहाँ पता चलेगा। विच वॉज एविडेंट, अब विच वॉज एविडेंट, ये साक्ष्य था, ये बिल्कुल स्पष्ट था। कहाँ पर ये स्पष्ट था, इनमें स्वीडन में और फिनलैंड का, जिनने जो स्वीडन और जो फिनलैंड है, इसका जो अप्लाई करना, किसके लिए इन्होंने अप्लाई किया है, ज्वाइन करने के लिए नाटो को। तो इसी चीज़ ने ऐसा लग रहा है कि ये वॉर ऐसी दिखाई दे रही है कि ये जो नाटो है उसको और ज़्यादा मजबूत बना रही है, क्योंकि जो फिनलैंड और जो स्वीडन है उन्होंने नाटो के लिए अप्लाई कर दिया था। जो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन व्हाट द बेस्ट इज रीलिंग अंडर द हीट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये कह रहा है कि लेकिन जो बेस्ट है, जो पश्चिमी देश है, अब देखो जब भी बेस्ट का डब्लू बड़ा हो, जब ईस्ट का ई बड़ा हो और द आर्टिकल लगा के यूज करते हैं उनको, तो वहाँ पर बात होती है सारे पश्चिमी देशों की, और ईस्ट सारे पूर्वी देशों की। लेकिन जो सारे पश्चिमी जो देश हैं जो रीलिंग अंडर कर रहे हैं, रील अंडर होता है एक किसी चीज़ के नीचे आप लड़खड़ाते हो, रील अंडर कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं किसके नीचे, जो हीट के नीचे, इकोनॉमिक के जो कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम है जो उसके नीचे ये लड़खड़ा रहा है पूरे पश्चिमी देश। और स्पेशली खास तौर पर किसके बीचों बीच,
ग्रोइंग करते हुए बढ़ते हुए जो फियर्स हैं, जो डर हैं रशियन गैस की सप्लाईज के, जो रशियन गैस की जो सप्लाई के जो फियर्स की जो ग्रोइंग जो बढ़ती हुई जो डर किसके बीचों बीच जो बढ़ते हुए जो डर हैं रशियन गैस की सप्लाई के, ये ड्राई अप कर देगी, ये ख़त्म हो जाएगी ड्यूरिंग विंटर के दौरान। ड्राइंग अप करते हुए ख़त्म, ईंड होता है, देखो ड्राइंग अप का मतलब एक तो ईंड, ड्राइंग अप हो गई कोई चीज़ मतलब ख़त्म हो गई, ठीक है, ड्राई अप या रन आउट, ख़त्म हो जाना ड्यूरिंग विंटर के दौरान। तो ये कह रहा है कि जैसे ही विंटर में आएंगे तो ये गैस की जो सप्लाई अगर रसिया नहीं करता है तो इस चीज़ से जो पश्चिमी देश हैं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उनके पास जो है गैस के जो स्टोरेज है उनका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो वेस्ट इसकी पर्व है इज रीलिंग अंडर, रील अंडर होता है जैसे आपकी कैपेसिटी है, आप 10 किलो वजन ले जाते हो या 5 किलो वजन, आपकी जगह पर 5 की जगह पर अगर आपके ऊपर 50 किलो रख दिया जाए तो आप लेके तो आओगे धीमे धीमे, उसको कैसे लेके आओगे, लड़खड़ाते हुए, तो उसी को कहते हैं रील अंडर करना। किसी चीज़ के नीचे दब के, किसी चीज़ के नीचे किसी के प्रेशर में आप लड़खड़ाते हो, उसको कहते हैं रील अंडर। टू गो थ्रो टफ टाइम्स या फिर फॉल्टर या फिर स्टैगर, इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब ये कह रहा है रशियन मेड टेरिटोरियल गेन्स इन डोनबास एंड इन साउथर्न यूक्रेन बट इट्स सेटबैक्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब ये कह रहा है रसिया ने मेक किया है, बना लिया है टेरिटोरियल गेन्स, इसने बहुत सारी, यानी टेरिटोरियल होता है वो क्षेत्रीय जो जमीन जो कब्जा ली है बहुत ज़्यादा, कहाँ पर, डोनबास में और साउथर्न यानी पश्चिमी वहाँ पर यूरोप में, सॉरी यूक्रेन में। तो ये रसिया ने बहुत सारा टेरिटोरियल क्षेत्र तो बहुत सारे यानी इसने गेन कर लिया है, पा लिया है डोनबास में और यूक्रेन के साउथर्न एरिया में, बट इसकी जो नाकामयाबी है, सेटबैक्स होता है ह्यूज फेलियर। ये सेटबैक्स से एक और देखो इसका एंटोनियम्स होता है ब्रेक थ्रो, एक बहुत ह्यूज सक्सेस होता है, सॉरी ह्यूज सक्सेस होता है ब्रेक थ्रो करना, और ह्यूज फेलियर उसको कहते हैं सेटबैक्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो सेटबैक्स है, बहुत बड़ी नाकामयाबी है इसकी, एक ह्यूज फेलियर है, कहाँ पर है, जो नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। और ये कह रहा है, और इसकी जो इनएबिलिटी है, इसकी जो अयोग्यता क्या है, इनएबिलिटी टेक करने की, लेने की कोई तेज डिसीसिव निर्णायक डिसीजन लेने की, कहाँ पर, बैटल फील्ड की विक्ट्रीज में, जो युद्ध क्षेत्र में उन पर विक्ट्रीज पर, विजयों पर, और एल्सवेयर और भी कहीं पर भी, जिसने एक्सपोज कर दिया है, क्या खुलासा कर दिया है कि गैप बिटवीन के बीच में, इसकी रेटोरिक और इसकी रियलिटी के बीच में, इसकी बड़ी बड़ी बातें और इसकी हकीकत के बीच में इसने गैप जो है उसको खुलासा कर दिया है इस चीज़ ने, इसकी नाकामयाबियों ने और इसकी जो अयोग्यता थी इसने। अब ये क्या थी इसकी नाकामयाबी और योग्यता, इससे बहुत जल्दी से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे बैटल फील्ड की जो विक्ट्रीज हैं उनमें और भी कहीं पर भी। अब रसिया उन पर कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, रसिया वहाँ पर ना तो उसको वॉर को जीत रहा है और ना ही वहाँ पर उसको यूक्रेन को आज़ाद कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वही वहाँ पर एक स्टेलमेट वाली स्थिति बनी हुई है। तो इस चीज़ ने, देखो रेटोरिक होता है बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन वो हाई फाई बातें हैं, लेकिन बिल्कुल कैसी है, एम्प्टी टॉक्स हैं, उसको कहते हैं रेटोरिक। आप जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप कहते हो कि मैं फर्स्ट रैंक लेके आऊँगा या फिर मैं IAS बनूंगा, ये क्या है, लेकिन आप पढ़ते बिल्कुल नहीं हो, आपका कोई आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है, आपका कोई प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आ रही है, तो उसको कहते हैं आप कैसी खाली खाली बातें कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। ऐसे ही ये क्या कह रहा है, रसिया ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन क्या है, अभी ये कुछ कर नहीं पा रहा है। रसिया हैज स्टॉप्ड ग्राउंड असॉल्ट्स बट इट्स कंटिन्यू टू बॉम्ब यूक्रेन सिटीज एट विल। अब ये कह रहा है रसिया ने स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है जो जमीनी जो हमलों को,
जो ज़मीनी हमले कर रहा था, जो ग्राउंड पे जो अपनी फौजों को लेके जो हमले कर रहा था, उसको तो रोक दिया है, लेकिन इट यह कंटिन्यू करता है बॉम्ब करना, बॉम्बारी करना, बॉम्ब गिराना यूक्रेनियन सिटीज़ पर। जब इसका मन आता है तब ये यूक्रेन की सिटीज़ पर क्या करता है, बॉम्ब गिरा देता है। एट विल होता है वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से। और द लेटेस्ट बीइंग एन अटैक ऑन अ रेलवे स्टेशन ऑन अगस्त 24 यूक्रेन इंडिपेंडेंस डे। अब ये कह रहा है जो लेटेस्ट में जो बीइंग अटैक जो किया गया है, रेलवे स्टेशन को जो उड़ाया गया है, रेलवे स्टेशन पर जो बम गिराया गया है 24 अगस्त को, जो यूक्रेन का इंडिपेंडेंस दिन भी था, यूक्रेन का जो स्वतंत्रता का दिन था, ये 24 अगस्त। और ये कह रहा है दैट ऑल्सो मार्क्ड 6 months ऑफ द इन्वेजन। यह मार्क भी करता है, निशान भी बनाता है किस पर, 6 महीनों का जो हमले का, जो आक्रमण का, इन्वेजन का, यानी वॉर को चलते 6 महीने हो गए, उसके लिए भी एक निशान चिन्ह किया है, इसने एक निशान बनाया है। 24 अगस्त को इसने यूक्रेन में एक स्टेशन को उड़ा दिया, वहाँ पर एक बॉम्ब गिराया था रसिया ने। अब ये कह रहा है यूक्रेन्स स्ट्रेटेजी अपीयर्स टू बी मेकिंग द ऑक्यूपेशन कॉस्टली फॉर रसिया रेदर देन टेकिंग बैक टेरिटरीज। अब ये बात कर रहा है कि जो यूक्रेन की जो स्ट्रेटेजी थी, जो रणनीति थी, वो अपीयर्स दिखाई देती है ऐसी कि ये मेकिंग कर रही है, बना रही है। क्या बना रही है, द ऑक्यूपेशन होता है, देखो एक तो आपका जो लाइवलीहुड, आपका व्यवसाय, एक होता है कब्जा। तो एक ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ऑक्यूपेशन जो कब्जा है उसको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बना रही है, किसके लिए, रसियंस के लिए, रसिया के लिए। रेदर देन, बजाय इस बात के, किस बात के, टेकिंग बैक करने के, वापस लेने के अपनी टेरिटरीज को। तो ये यूक्रेन है, अपनी टेरिटरीज तो वापस ले नहीं पा रहा है, पर ये कह रहा है कि हम तो चलो ठीक है, हम तो बर्बाद हैं, लेकिन रसिया को भी बर्बाद कर देंगे। तो इसका यही है, ये बहुत ज़्यादा उस कब्जा को कॉस्टली बना रहा है, जो ना कि अपनी टेरिटरी को वापस लेने के प्रयास कर रहा हो। अब देखो ये कह रहा है रसिया क्रीमिया एंड खेरसन बेसिस हैव कम अंडर रिपीटेड अटैक्स। जो रसिया के ये बता रहा है क्रीमिया और जो खेरसन जो बेसिस है उनका आधार है, ये हैव कम कर रहे हैं, ये आ गए हैं, कहाँ पर आ गए हैं, अंडर रिपीटेड अटैक्स के, जो रिपीटेड जो अटैक्स हुए हैं उसके अंदर आ गए हैं ये। अब ये कह रहा है द रसियन इंटेलिजेंस हैव ब्लेम्ड यूक्रेन फॉर अ कार बॉम्बिंग दैट किल्ड द डॉटर ऑफ एन अले ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब ये कह रहा है जो रसिया की जो इंटेलिजेंस है, रसिया की जो खुफिया एजेंसी है, उसने ब्लेम किया है कि यूक्रेन के ऊपर, क्या ब्लेम किया है, फॉर के लिए, एक कार बॉम्बिंग के लिए उन्होंने एक कार को बम से उड़ा दिया है। इस चीज़ का रसिया की जो खुफिया एजेंसी है उसने ब्लेम किया है, जो जिसमें दैट जो किल्ड मारा गई थी एक डॉटर, एक किसकी डॉटर है वो, किसकी पुत्री थी, किसकी बेटी थी, ऑफ की जो उसके जो व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं, व्लादिमीर पुतिन के रिश्तेदार की, रिलेटिव्स की एक डॉटर उसमें मारी गई थी, जो कार बॉम्बिंग हुई है उसमें। अब ऐसा आरोप लगाया है यूक्रेन के ऊपर। अब देखो इसका आगे देखते हैं इसके क्या परिणाम निकल के आते हैं। ये तो हो गई उस पर बमबारी जो की है और रसिया कैसे उस पर बम गिरा रहा है, कैसे यूक्रेन ने उसको रोका है। अब इस पर कुछ उसके परिणाम उसके क्या निकल के आए हैं। देखो ये कह रहा है रिपोर्ट्स इन रीसेंट वीक सजेस्ट, जो हाल ही के जो सप्ताहों में जो रिपोर्ट्स आई हैं जो सजेस्ट करती हैं, वो रिपोर्ट क्या सजेस्ट करती हैं कि दैट द रसियन इंटेलिजेंस ग्रेवली मिसकैलकुलेटेड द यूक्रेन रेसिस्टेंस बिफोर द वॉर। जो रसिया ने की जो इंटेलिजेंस जो खुफिया एजेंसी हैं उन्होंने ग्रेवली बहुत ही गंभीर रूप से
गंभीर तौर पर मिस कैलकुलेट किया था, गलत तरीके से उसको कंसीडर कर लिया था यूक्रेन के रेसिस्टेंस को, यूक्रेनियन के जो प्रतिरोध है उसको गलत तरीके से वॉर से पहले उनको मिस कैलकुलेट कर लिया था। उनको ऐसा लगा था कि जाएंगे और वहाँ से सबको ख़त्म करके उनके वो पुल और ब्रिज कंस्ट्रक्शन उड़ा के ख़त्म करके वापस चले आएंगे। लेकिन अब क्या है कि मामला बिल्कुल उल्टा फंस गया है। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि व्हेन द कीव रिजीम स्टे पुट इन द फेस ऑफ रशियन मल्टी एक्सिस असॉल्ट। अब ये कह रहा है जब कीव होती है, जो यूक्रेन की जो कैपिटल है, रिजीम होता है शासन, तो ये कह रहा है जो यूक्रेन का जो प्रशासन है ये क्या है, स्टे पुट, ये बिल्कुल चुप रहा, शांत रहा, स्टे पड़ा रहा, पुट बिल्कुल मुंह हाथ बंद करे अपने पड़ा रहा था। किसके सामने, रशियन के जो मल्टी एक्सेस होते हैं, कई सारे एक्सेसों पर, ध्रुवों पर जो असॉल्ट किए गए थे, इनके सामने जो यूक्रेन है वो बिल्कुल शांत रहा था। तो हुआ क्या है इससे रशियन जनरल्स को हैड टू चेंज देयर स्ट्रेटेजी। अब ये यूक्रेन जब युद्ध शुरू हुआ है तो यूक्रेन ने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया, बिल्कुल ये शांत पड़ा रहा था। और इससे क्या है, रशियन के जो जनरल थे रशिया के, उनको चेंज करना पड़ा अपनी स्ट्रेटेजी, जो रणनीति बनाई थी उसको उन्हें चेंज करना पड़ा। फ्रॉम से बता रहा है ये, कहाँ से चेंज करना पड़ा, फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स अक्रॉस द कंट्री टू अ फोकस्ड ग्राउंड इन्वेजन इन द ईस्ट। लाइटिंग स्ट्राइक होती है बॉम्ब गिराने से लेके, पूरी कंट्री में लाइटिंग होती है, लाइटिंग आग बरसाना, स्ट्राइक्स करना, कैसे बॉम्ब गिरा के स्ट्राइक करते हैं पूरी कंट्री में। और इन्होंने फोकस किया था ग्राउंड इन्वेजन, जमीने जो हमले हुए थे इसमें पूर्व में, इन द ईस्ट में इनको क्या है, पूरी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी। इन्होंने बॉम्ब गिराने से लेकर पूरी कंट्री में इन्होंने फोकस किया था ग्राउंड इन्वेजनों पर ईस्ट में। अब ये कह रहा है इवन दैट वॉज मेड कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ तक के बात, क्या बात है, यहाँ तक इवन भले ही इसने डेट बना दिया है, क्या मेक कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था वाई के द्वारा, यूक्रेनियन के रेसिस्टेंस के द्वारा। अब भले ही जो रेसिस्टेंस जो यूक्रेन ने जो उसका विरोध किया था, उसका प्रतिरोध किया था, उसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा जटिल बना दिया था, बिच गॉट पाया था मिलिट्री एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम से, वेस्ट से। अब इसने मिलिट्री और फाइनेंशियल असिस्टेंस सहायता मदद मिली थी वेस्ट से, किसको, यूक्रेन को। पहले देखो यूक्रेन शांत रहा कि रसिया को जो करना है वो कर, फिर क्या है इसने उसका रेसिस्टेंट किया था, तो फिर इसको बाद में वेस्ट से भी कुछ सपोर्ट मिली थी। कैसी सपोर्ट मिली थी, कुछ उसके मिलिट्री से और कुछ उसका फाइनेंशियल मदद मिली थी। ठीक है, अब एज द वॉर ड्रैग ऑन, क्योंकि जैसे वॉर ड्रैग ऑन हो रही थी, ड्रैग ऑन होता है ड्रैग ऑन, और देखो ग्रिंड ऑफ, किसी चीज़ को घसीटते चले जाना और आगे तक, तो उसको कहते हैं ड्रैग ऑन। जैसे जैसे वॉर घसीटती जा रही थी आगे तक, तो जो द वेस्ट रिजॉल्व to punish Russia only harden, leading to crippling sanctions on the Russia economy। अब ये कह रहे हैं कि जो वेस्ट का जो समाधान था, रिजॉल्व था, जो संकल्प था, डिटर्मिनेशन था, क्या था, पनिश करना रसिया को पनिश करना, केवल ये और ज़्यादा कठिन बना रहा था, इसने और ज़्यादा कठिन कर दिया था रसिया को, इन्होंने सैंक्शन लगाई, तो इससे क्या और ज़्यादा कठिन हो गई ये वॉर। अब ये बता रहा है PPSA है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जो लीड करते हुए, क्या लीड करते हुए, क्रपलिंग करना, एक डेबिलिटेट बनाना, कमज़ोर करना, वीकनिंग करते हुए सैंक्शंस को ऑन पर, रसिया की इकोनॉमी पर। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने क्रपलिंग कर दिया, डेबिलिटेट कर दिया था, सैंक्शन लगा के रसिया की इकोनॉमी पर। तो इस चीज़ ने वॉर को और ज़्यादा हार्डन बना दिया और ज़्यादा कठिन बना दिया। अब कह रहा है सो मिस्टर पुतिन इज नाउ इन आ स्पॉट, इसलिए जो मिस्टर पुतिन इज है नाउ, कहाँ पर हैं ये,
इन अ स्पॉट होता है देखो एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में, इन अ स्पॉट एक टफ कॉर्नर टू अ टफ सिचुएशन। देखो इन अ टफ स्पॉट या कॉर्नर इसको कहते हैं बहुत ही टफ सिचुएशन, बहुत ही कठिन स्थिति में। अब इस चीज के बावजूद डेस्पाइट द लिमिटेड बैटलफील्ड गेन्स ऑफ हिज ट्रूप्स, अब इस लिमिटेड जो बैटलफील्ड हैं, जो सीमित जो युद्ध क्षेत्र हैं, उनको इन्होंने गेंस किया है अपनी ट्रूप्स के जरिए। इस चीज़ के बावजूद भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन स्थिति में बने हुए हैं। अब ये बता रहा है ट्रूप्स के बारे में, बता रहे हैं आगे सेमीकोलन लगा के, क्या है वो, मैनेजिंग द सैंक्शन हिट इकोनॉमी इट सेल्फ इज अ टॉल टास्क। मैनेज करते हुए एक सैंक्शंस लगा के जो हिट की गई थी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, वो अपने आप में इट सेल्फ खुद में इज है बहुत ही ज़्यादा कठिन डिफिकल्ट टास्क। टॉल टास्क है डिफिकल्ट टास्क। अब ये कह रहा है डिफिकल्ट टास्क है क्या है, कंटिन्यूइंग द वॉर वुड बी कॉस्टली। कंटिन्यूइंग होता है लगातार करते हुए वॉर को, ये वुड भी होगी कॉस्टली। एंड देयर इज नो सर्टेनिटी, और कोई भी इसकी सर्टेनिटी होती है, निश्चितता श्योरिटी नहीं है कि दैट के ही वुड मीट करेगा हिज स्ट्रेटेजिक गोल्स थ्रू अ लॉन्ग टर्म वॉर। अब इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो अपने लॉन्ग टर्म जो वॉर चल रही है इससे वो अपने जो स्ट्रेटेजिक उसकी जो रणनीतिक जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनको ये पालेगा कि नहीं पालेगा एक लॉन्ग टर्म के माध्यम से। जो रसिया की बात कर रहा है, व्लादिमीर पुतिन के लिए आया यहाँ पर ये ही, ठीक है। अब एंड फॉर यूक्रेन्स डेस्पाइट इट रेसिस्टेंस कैपेबिलिटीज एंड द सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट, और जो यूक्रेन के लिए जो क्या है, और यूक्रेन के लिए इस चीज रेसिस्टेंस के बावजूद, इसके रेसिस्टेंट कैपेबिलिटी जो होती है, इसकी जो क्षमता है, उसकी जो सामर्थ्यता है, सामर्थ्यताओं के बावजूद इसके जो प्रतिरोध की जो, इसके जो विरोध करने की जो सामर्थ्यताएं, उसके बावजूद यूक्रेन के लिए जो सपोर्ट है कहाँ से, वेस्ट से। अब ये वेस्ट से जो सपोर्ट है, और जो वेस्ट से सपोर्ट है ये क्या है, टेकिंग बैक करने के लिए, वापस करने के लिए टेरिटरीज को यूजिंग करते हुए फोर्स ये रिमेन्स बना हुआ है इम्प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा अव्यवहारिक बना हुआ है। क्या अव्यवहारिक बना हुआ है, टेकिंग बैक टेरिटरीज, वापस लेना अपने भूभाग को, अपनी क्षेत्र को, अपनी जो एरिया को, ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है। क्यों इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो इसकी जो असमर्थताएं हैं विरोध करने की इस चीज़ की, और रशियन का जो सपोर्ट है, इस चीज़ के बावजूद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अपनी जो टेरिटरीज है उसको वापस करेगा या कर लेगा। अब सो टू ब्रेक द स्टेलमेट के वॉट बोथ साइड्स कैन डू इज टू एग्री टू अ सीज फायर एंड स्टार्ट डायरेक्ट टॉक्स। अब ये कह रहा है इसलिए जो टू ब्रेक करना, इसको तोड़ना, द स्टेलमेट एक जो गतिरोध की जो स्थिति बनी हुई है, इसलिए इसको तोड़ना, और जो है बोथ साइड दोनों पक्षों के लिए कैन डू, दोनों पक्ष जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एज टू एग्री, ये एग्री होना पड़ेगा, इनको एग्री कर सकते हैं, जो कर सकते हैं क्या कि सहमत होना पड़ेगा किसके लिए, एक युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए, और इन्हें शुरू करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए एक डायरेक्ट टॉक्स, सीधे बातचीत, और किसके लिए, सीख करने के लिए, पाने के लिए एक पॉलिटिकल राजनीतिक सियासी समाधान। अब ये कह रहा है कि जो गतिरोध वाली जो स्थिति जो बनी हुई है, इसको इन्हें ब्रेक करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। अब दोनों पक्ष जो हैं, साइड हैं, वो कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि इज टू एग्री होते हैं ये सीज फायर के लिए, विराम के लिए, युद्ध विराम के लिए, और डायरेक्ट टॉक्स के लिए, जो टॉक्स है, जो बातचीत है, वो पाने के लिए एक पॉलिटिकल राजनीतिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है आपकी जो वॉट बोथ साइड्स, ये पूरा आपकी ये क्या है, इसकी वर्ब है ये इज, ठीक है, एक पूरी क्लॉज है, इसकी वर्ब है ये इज है, ये दोनों साइड कर सकती हैं, ठीक है, ना कि यहाँ पे ये वॉट की वर्ब इज हो। अब ये कह रहा है
कि द यूएन एंड टर्की मेडिएटेड टॉक्स के वॉट टॉक्स के दैट शो अ ब्रेक थ्रू इन जुलाई in shipping grains from Ukrainian ports. Why the Black Sea are a model worth being followed. अब ये कह रहा है कि जो यूएन और जो टर्की है, जो मीडिएटेड हैं, जो मध्यस्थता करने वाले हैं, जो बिचौलिया हैं, किसके बीच में, जो टॉक्स के बातचीतों के बीच में, जो दैट शो करती हैं एक ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ी सक्सेस को दिखाती हैं, देखा गया है, दैट शो दिखाया है, एक ब्रेक थ्रू होता है, एक ह्यूज सक्सेस, सफलता इनमें जुलाई में कुछ बातचीत इनमें कराई थी, तो इसमें बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी। और वो सक्सेस कहाँ पर थी, जो शिपिंग करने में ग्रेन होता है अनाज को फ्रॉम से यूक्रेन के पोर्टों से, जो यूक्रेन के जो बंदरगाह थे वहाँ से जो शिपिंग पर जो अनाज भेजा गया था ब्लैक सी के माध्यम से। ये एक मॉडल है किसका, वर्थ जो मॉडल था, जो वर्थ बीइंग फॉलोड, जिसको बाद में फॉलो किया गया था। अब यही कह रहा है कि जो यूएन की और जो टर्की है, जो बिचौलिया हैं, इनको ये बातचीत करवानी चाहिए। ये बातचीत इन्होंने जुलाई में पहले करवाई थी, तो इससे क्या है कि सक्सेस दिखी थी इसमें, इस बात में। तो ये फिर से दोबारा से इसको कोशिश करनी चाहिए बिचौलिया बन के इन दोनों देशों के बीच में, रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो कोई समाधान इसका निकल सकता है। अब ये कह रहा है कि रीजनल प्लेयर्स विथ कम्युनिकेशंस लाइंस ओपन टू मॉस्को एंड कीव शुड पुश देम टू कम टू द टेबल। अब ये कह रहा है, रीजनल प्लेयर्स की बात कर रहा है, जो इंडिया और चाइना है, इनको कम्युनिकेशन लाइन के खोल देने के साथ ही, किसके लिए, मॉस्को और कीव के लिए, इनको पुश करना चाहिए, धक्का देना चाहिए उनमें, देम किसके लिए, टू कम लाने के लिए, टू द टेबल, बातचीत को सामने रखने के लिए पुश करना चाहिए। जो रीजनल प्लेयर हैं उनको इस चीज़ के लिए, किसके के जो बातचीत है उसको कम टू द टेबल पर लाना, किसी बात को सामने रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है, इफ अ वॉर ऑफ एट्रिशन इज अलाउड टू ग्रिंड ऑन इट वुड कंटिन्यू टू हर्ट ऑल स्टेक होल्डर्स बिसाइड्स होल्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी हॉस्टेज। अब ये कह रहा है कि यदि एक वॉर ऑफ एट्रिशन, देखो ये एट्रिशन क्या होता है, इरोजन ऑन या फिर बियरिंग अवे, एक घिसाई इसको कहते हैं। इरोजन यानी जो जैसे भूमि को ऐसे नदी और नाले ये काटते हुए धीमे धीमे घिसते हुए निकलते हैं, ऐसे ही एक जो वॉर है, वॉर ऑफ एट्रिशन, जो बिल्कुल यानी चलती आ रही है, बिल्कुल धीमे धीमे जो घिसती हुई आ रही है, ये अलाउ कर दिया है इसने, जो अलाउ किया है किसके लिए, जो ग्रिंड ऑन है, जो चली आ रही है, कि इट वुड कंटिन्यू, ये लगातार रहेगी, किसके लिए, क्या करेगी, ये लगातार कंटिन्यू करेगी, टू हर्ट करेगी सभी भागीदारियों को, ऑल स्टेक होल्डर्स को, और बिसाइड्स, और इस चीज़ के साथ ही साथ जो इसकी होल्डिंग्स हैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया में, उनको क्या करेगी, जो इसके जो हॉस्टेज होती है, इसके जो बंदी रहेंगी। अब यही कह रहा है कि अगर ये वॉर ऐसे ही चलती रही तो ये वॉर बिल्कुल घिसते घिसते, तो इससे क्या है कि इसकी होल्डिंग होती है, जो असेट्स, जो संपत्ति, जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की, वो भी एक इम्प्रिजन में आ जाएगी, कैद में आ जाएगी। इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।